गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। 70वीं बीपीएससी प्री के करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जो कि है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। आप जानते हैं कि यह टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप यह भी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत क्लिष्ट होते हैं नाम, उनको समझना। तो उसी को मैं आपके लिए थोड़ा आसान करने जा रहा हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप पूरी वीडियो को देखेंगे। 10 से 15 मिनट में सभी नोबेल लॉरिएट्स जो कि 2024 के हैं वो याद हो जाएंगे। किस क्षेत्र में उनको मिला है ये भी आपको याद होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग वे में होगा। आइए समय को जाया ना करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। 2024 के नोबेल पुरस्कार की बात करने से पहले यह लाजमी होगा कि कुछ बातें नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में कर लें ताकि हमारा बेस भी अच्छा हो सके। हम स्लाइड में पढ़ेंगे और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रसायनज्ञ यानी रसायन शास्त्री थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये अल्फ्रेड नोबेल जो डायनामाइट का आविष्कार किए थे उन्हीं के नाम पर इस नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और अगर देखा जाए तो उनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में नाइट्रोग्लिसरीन आधारित विस्फोटक डायनामाइट का पेटेंट कराया। अच्छा, इसमें एक बात हम लोग नया चीज सीखे कि जो ये डायनामाइट का आविष्कार जो वो किए हैं अल्फ्रेड नोबेल जी, वो उसमें जो इस्तेमाल किए हैं वो जो केमिकल है उसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की यदि कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में हुई। 1895 ईस्वी में जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। कुल कितने क्षेत्र थे? 5 क्षेत्र थे। अभी जो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वो जो छठा क्षेत्र है वो है आपका अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र जो क्षेत्र है वो दिया जा रहा है 1968 ईस्वी में। चलिए, नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं उसके कुछ मूल प्रावधान हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यह पुरस्कार वार्षिक है यानी कि प्रत्येक साल दिया जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। अच्छा, ये चूंकि दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस पुरस्कार है इसलिए मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति अगर मर गया तो उसके नाम की घोषणा नहीं होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताना चाहता हूं, जेनरली मैं बात करता हूं, जेनरली ये नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा होती है वो होती है अक्टूबर मंथ में। किस मंथ में? अक्टूबर मंथ में। और नोबेल पुरस्कार जेनरली दिया जाता है 10 दिसंबर को, या दिसंबर मंथ मान लिया 10 दिसंबर हम जनरली बोल रहे हैं। 10 दिसंबर क्या है? 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल जी का पुण्यतिथि है। अब यहाँ पे एक टेक्निकल बात आता है कि मरणोपरांत अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम घोषित हो गया कि उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, कब? अक्टूबर में। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु नवंबर में हो जाती है, एक की मृत्यु नवंबर में हो जाती है, तो क्या इस क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा? तो यहाँ पे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस परिस्थिति में घोषित व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलेगा, उसके रिलेटिव्स को, उसके जो उत्तराधिकार होंगे उनको मिल जाएगा। लेकिन जो मरे हुए व्यक्ति उसकी घोषणा नहीं होगा, ये बात स्पष्ट याद रखिएगा। चलिए, और जो महत्वपूर्ण बात हम बात करें उस पर कि नोबेल पुरस्कार जो है, एक अगर कोई क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र फिजिक्स है, तो फिजिक्स में 3 से ज्यादा लोगों को नोबेल पुरस्कार एक साथ नहीं दिया जा सकता। उसी प्रकार से जैसे 6 क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र में 3 से ज्यादा एक साथ में पुरस्कार नहीं मिलेगा। यानी 1, 2, 3 लोगों को एक साथ मिल सकता है, चौथा नहीं मिलेगा। किसी संस्था को लेकिन दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई संस्था है, चाइल्ड फाउंडेशन है, चाइल्ड फाउंडेशन है, एक संस्था है, और चाइल्ड फाउंडेशन जो है 40 लोगों ने मिलकर के बनाया है, लेकिन ये क्या है? एक संस्था है। तो चाइल्ड फाउंडेशन को मिल सकता है, भले वो 40 लोगों द्वारा बना हुआ हो, तो वो व्यक्ति नहीं है, वो संस्था है, तो संस्था को मिलता है। किसी संस्था को दिया जा सकता है, ठीक है।
अच्छा, अपने पास जो 6 नोबेल पुरस्कार है उसमें से एक नोबेल पुरस्कार शांति का पुरस्कार है, ठीक है। तो शांति का पुरस्कार और बाकी के 5 पुरस्कार, तो बाकी के जो 5 नोबेल पुरस्कार हैं, जैसे कि आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, चिकित्सा हुआ, साहित्य हुआ, ठीक है, अर्थशास्त्र हुआ, ये जो 5 जो क्षेत्र हैं ये पांचों के पांचों स्वीडन में दिया जाता है, जबकि एकमात्र शांति का पुरस्कार है जिसको आप जो पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है और नॉर्वे के खूबसूरत शहर ओस्लो में दिया जाता है। तो अगर ऑप्शन में अगर कंट्री का नाम रिया रहेगा तो नॉर्वे होगा और अगर शहर का नाम रहेगा तो ओस्लो होगा। तो एक ही बात याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ शांति का जो पुरस्कार है वो सिर्फ नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है, बाकी का सारे पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण अगर हम लोग बात करें तो इससे महत्वपूर्ण तथ्य है जो वो भी देख लेने में मजा आएगा। सबसे युवा नोबेल प्राप्तकर्ता जो युवा है, सबसे युवा जो आज तक उनको नोबेल मिला, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मलाला यूसुफजाई। 17 वर्ष के उम्र में मलाला यूसुफजाई को 2014 में शांति पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। मात्र उसमें 17 वर्ष की थी और यह हमारे पड़ोसी देश की बच्ची है। बहुत अच्छा उन्होंने किया, बहुत अदम्य साहस दिखाने के लिए और शांति के क्षेत्र में प्रयास करने के लिए उनको यह पुरस्कार मिला। और आपको मैं बता दूं, इसी के साथ 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी जी ने भी पुरस्कार शेयर किया शांति का, तो यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा उम्र दराज की बात करें तो जॉन बी गुड इनफ को मिला, जो कि सबसे ज्यादा उम्र दराज है और 2019 में मिला, ठीक है। और एक बार से अधिक की बात करें तो एक बार से अधिक बिना किसी शेयर के वो मिला है लिनुस पोलिंगल को, जो कि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में है, ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे बताना चाहता हूं कि अभी तक किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को 2 बार से ज्यादा बेसिकली 2 बार से ज्यादा नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। इसका एकमात्र अपवाद है, वो है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस को 3 बार मिला है। रेड क्रॉस को कितने बार मिला है? 3 बार मिला, 1917, 1944 और 1963 ईस्वी। एक और अगर बात करें तो कुछ शादीशुदा जोड़ा भी हैं जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला है, जैसे कि मैडम क्यूरी दंपत्ति और ये तो अभिजीत बनर्जी एंड इथर दुफ्लो जो कि भारतीय मूल का है। तो ये शादीशुदा दंपत्ति है जिनको नोबेल मिला है। जब हम नोबेल की इतनी सारी बात किए तो मुझे लगता है कि भारत के संदर्भ में भी थोड़ा बात कर लेना अच्छा रहेगा। भारत में कुल नोबेल लॉरेट 8 हैं। 8 में जो सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को ये नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और 1913 ईस्वी में ही मिला, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लिए। फिर उसके बाद 1930 ईस्वी में भौतिकी में मिला सीवी रमन को। उसके बाद हरगोविंद खुराना को मिला मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। फिर मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला 1979 में। जब मदर टेरेसा की बात आया तो इसके बारे में 2 शब्द जानना अच्छा लगेगा। मदर टेरेसा भारतीय मूल की नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। ये अल्बानिया की थी, लेकिन भारत में आई और भारत में जिस प्रकार से उन्होंने सेवा भावना दिखाई, भारत के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम की, भारत में जो सेवा की एक नई प्रचलन लेके आई, वो दुनिया ने उनको रिकॉग्नाइज किया। और ये गौरव की बात है कि मदर टेरेसा भारत आई और भारत की नागरिकता प्राप्त की और इतने बड़े पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जीत करके भारत की गौरव गाथा में एक और चांद लगा दी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मदर टेरेसा के बारे में जानना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1979 ईस्वी। उसके बाद देखिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिर से फिजिक्स में मिला और 1983 ईस्वी में मिला। तो देखिए इस प्रकार से देखिएगा तो भारत के जो 8 पुरस्कार है तो 2 पुरस्कार अपने पास रिपीट है। एक तो फिजिक्स डबल मिला है और उसके बाद शांति डबल मिला है। तो फिजिक्स में एक तो मिला सीवी रमन जी को, दूसरा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को। सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बीच में अच्छा संबंध है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सीवी रमन क्या है? चाचा है।
फिर उसके बाद अमर्त्य सेन को देखिए इकोनॉमिक्स में मिला 1998 ईस्वी में, और वेंकट रमन रामकृष्णा को केमिस्ट्री में 2009 में, और ये कैलाश सत्यार्थी को शांति में 2014 में, मलाला यूसुफजई के साथ में, जिसकी चर्चा हम लोग ने अभी किया है। तो इस प्रकार से हम लोग एक ब्रीफ और एक सटीक सा आइडिया हम लोग प्राप्त किए नोबेल पुरस्कार के बारे में। हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि आज हम लोग नोबेल पुरस्कार 2024 के लॉरिएट्स को समझें, वो किस क्षेत्र में दिए हैं पुरस्कार, किनको दिए हैं वो याद करना है। और आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा और याद भी हो जाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले फिजिक्स के। फिजिक्स में जो इस बार यानी भौतिकी में जो इस बार नोबेल मिला है वो मिला है किसको, मशीन लर्निंग के लिए। मशीन लर्निंग बेसिकली यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संदर्भित है। अब जानिए कि जो फिजिक्स होता है ना, फिजिक्स आप लोग जानते हैं साइंस का विषय है और इसमें मशीन का बहुत काम होता है। मशीन का काम होता है तो आप देख लीजिए कि जो मशीन को देखिए कोई खोलने वाला होता है, इंजीनियर मशीन को खोलता है तो नट करके खोल देता है। आप ही लोग बताइए कि मशीन को खोलने वाला जो इंजीनियर है कैसे खोल देता है। उसको होप रहता है, आशा रहता है कि बाद में वो फिर वो कस देगा, क्योंकि उसको नॉलेज इंजीनियर है वो मशीन का। आप लोग कई बार देखे होंगे कि कोई मशीन खराब हो गया तो आप ले जाते हैं इंजीनियर के पास, तो वो तुरंत एकदम खोल के एकदम अलग कर देता है, क्योंकि उसको क्या है, होप है। क्या है, अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको सोचिए, होप है उसको। क्या है, होप है। तो जो होप है कि हम इसको होप मतलब समझते हैं ना, आशा है। क्या है, आशा है। आशा को अंग्रेजी में होप कहते हैं। तो उसको होप है कि वो फिर से ठीक कर देगा। और मशीन ज्यादा देर तक चलता है तो क्या होता है, हीट हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। तो होप और हीट दो बात याद रखना है मशीन के संदर्भ में। तो देखिए यहां से पकड़ लीजिए जॉन होप और जेफरी हिंटन में हिट पकड़ लीजिए। बेसिकली मैं आपको क्यों ऐसा कह रहा हूं कि अगर आप इसको रट्टा मारने चले गए तो आज मारिए कल भूल जाइएगा, और एग्जाम में भी आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है कि जिस चीज को आप पढ़ते हैं ना, वो जिस चीज के लिए पढ़ते हैं उसी के अनुरूप उसको करिए। हम प्री के लिए इसको देख रहे हैं ना, तो प्री में होप और हीट याद रह जाएगा ना, तो हम वहां खोज लेंगे इसको ऑप्शन से। यही हमारा काम है और यही एमिकेबल वे है जिससे कि आप बेहतर से बेहतर डेटा के साथ आप अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि वेरी इंटरेस्टिंग। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में मशीन लर्निंग के लिए मिला है, और मशीन को खोलने वाला इंजीनियर को क्या होता है, होप होता है, यानी आशा होता है, और फिर मशीन चलता है तो गर्म होता है, यानी हीट होता है। तो होप और हीट याद हो जाएगा, होप हीट, और मशीन लर्निंग के लिए फिजिक्स मिला। आई होप कि इट इज वेरी सिंपल। आपने फिजिक्स के तीनों बात को समझ लिया, किस लिए मिला है, तो मशीन के लिए मिला है, और इंजीनियर को होप था तो होप, और फिर हिट। तो होप और हिट से देखिएगा जॉन होपफील्ड और जेफरी हिट डेविड। उसके प्रकार से रसायन शास्त्र का देखिए। रसायन शास्त्र में जो मिला है, अभी देखिए बहुत लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं, वसा खाते हैं, फैट्स खाते हैं, उससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो अब समय आया है कि प्रोटीन पर बात करें। तो इस बार जो रसायन शास्त्र में मिला है उनको मिला है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन कंप्यूटेशन के लिए, और प्रोटीन के फ्यूचर के स्ट्रक्चर के लिए। और यहाँ पे देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे 3 नाम है, पहले मैं पढ़ देता हूँ। एक बेकर है, डेमिस हसाबिस है, और जॉन माइकल जंपर है। इसमें जंपर मतलब जैसे लग रहा है ना कि जैसे जंपर में जंप करने वाला, भागने वाला है। तो ये तीनों मिल करके ये प्रोटीन का कंप्यूटेशन और स्ट्रक्चर बनाया है। इसको भी और डिफाइन करें तो ये दोनों स्ट्रक्चर बनाया है, समझ गए, और ये प्रोटीन का कंप्यूटेशन किया है। इसको इस बार का पुरस्कार का 50% राशि और ये दोनों को 25% राशि देने की बात हुई है। ठीक है, इस प्रकार का शेयरिंग भी होता है। तो इसको नाम कैसे याद करें हम इसको, तो कहिएगा क्या, कहिएगा बेकार का हिसाब माइकल जंपर करेगा। बस इतना सा सोचिए, बेकार का हिसाब, क्योंकि ये साइंटिस्ट है
और बढ़िया साइंटिस्ट है, तो ये 1 नंबर 2 नंबर वाला नहीं करेगा, तो 3 नंबर वाला करेगा। 3 नंबर क्या है? माइकल जंपर। तो बेकार मतलब बेकर। और हिसाब देखिए, हो सो बो, यहाँ पे भी हो आया, सो आया, बो आया, तो एक उसी प्रकार का वर्ड है, तो आपको इसी से उसको एग्जैक्टली पकड़ना है, तो एकदम रटना ना। हसाबिस, आप हिसाब अगर आपको याद है तो इसी से सोचिएगा, वर्ड निकलता है तो ये हसाबिस निकलता है, उसी टाइप का है। तो एक तो ये बेकार से बेकर हो गया, हिसाब से हसाबिस हो गया, और माइकल जंपर का तो नाम यहाँ पे आया ही है, तो बेकार का हिसाब कौन करेगा? माइकल जंपर करेगा। जाइए, तो हो जाएगा क्लियर। तो ये हो गया 3 चीज, प्रोटीन कंपटीशन के लिए, और ये तीनों नाम हुआ। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, चिकित्सा क्या होता है? एक प्रकार से चिकित्सा रोग का इलाज। तो रोग का इलाज करना है, इस बार किस लिए मिला है? माइक्रो आरएनए। रोग के इलाज में इस बार माइक्रो आरएनए का आपको मालूम है कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया है रोग के इलाज के लिए। किसका? माइक्रो आरएनए का। तो इस बार चिकित्सा में किसके लिए मिला है? माइक्रो आरएनए के लिए मिला है। लेकिन क्या हुआ ना, विक्टर को मतलब बहुत एक प्रकार से कह सकते हैं तो आप लोग जानते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में mRNA का आजकल बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस बार चिकित्सा के लिए माइक्रो आरएनए के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और समस्या यहां है कि अब कैसे इसको हम याद करें। अच्छा देखिए, अब यदि हम चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो चिकित्सा क्षेत्र में अभी माइक्रो आरएनए का अभी बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो गया है, और उससे विभिन्न प्रकार की चिकित्सा संपन्न की जा रही है। तो इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में माइक्रो आरएनए को ही सेंटर में, केंद्र में रखा गया है, और माइक्रो आरएनए पर काम करने वाले 2 लोगों को चिकित्सा क्षेत्र में पुरस्कार दिया है। वो 2 लोग कौन हैं? पहले तो ये जानिए कि चिकित्सा होता क्या है, रोग का इलाज। तो विक्टर को एक गंभीर समस्या था। रास्ते में जब वो अस्पताल जा रहे थे, रास्ते में विक्टर गौरी से मिला। विक्टर किससे मिला? विक्टर मिला गौरी से। किससे मिला? विक्टर गौरी से मिला। तो जो उसके मन में जो भी तकलीफ था, सिर दर्द, पेट दर्द, सब छूट गया, क्योंकि गौरी से वो मिल गया है। तो विक्टर और गौरी वो सिंपल है। वो अस्पताल जा रहा था, कौन? विक्टर, और रास्ते में किससे मिला? गौरी से। और गौरी से मिला, ये बहुत पुराना फ्रेंड है गौरी उसका, तो बहुत पुराना फ्रेंड है, स्कूल का याद आ गया और सब कुछ बातें क्या, सब ठीक हो गया, वो चिकित्सा हो गया यहीं पे उसका। तो नाम क्या है? विक्टर एम्ब्रोस, और गैरी रूबकुन है। तो गैरी को आप गौरी के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन में छटा जाएगा वो, और आप समझ रहे होंगे कितना ईजी हो रहा है आपके लिए। तो विक्टर को गौरी मिला चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन। और फिर ये तो हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है और क्यों मिला है? माइक्रो आरएनए वाले को मिला है। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में हान कांग को मिला है। हान कांग बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण ये बात हो गया है। किसके लिए? दक्षिण कोरिया के लिए, कि दक्षिण कोरिया में पहली बार किसी महिला को साहित्य के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुआ। तो ये जो हान कांग है बहुत टफ नाम नहीं है, तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर रहे। तो ये है दक्षिण कोरिया की। कहाँ की है? दक्षिण कोरिया का हान कांग। ऐसे में हांगकांग याद रखिएगा, इस बार साहित्य के क्षेत्र में हांगकांग को मिला। हांगकांग हालांकि देश है, लेकिन उसी के आधार पर हान कांग याद रह सकता है। हान कांग है कहाँ का? दक्षिण कोरिया का। किस लिए मिला है इसको? काव्यात्मक गद्य के लिए मिला है। और दक्षिण कोरिया की पहली लेखक है जिसको इतना बड़ा ऐतिहासिक पुरस्कार मिला है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। अभी देखिए शांति के क्षेत्र में देखिए क्या हुआ कि 6 अगस्त 1945 ईस्वी को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जापान पर बम बरसाया। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर जो बम गिराया वो क्या था? लिटिल बॉय नाम से था। बहुत विनाश हुआ उससे। फिर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी, जो जापान का एक फिर प्रसिद्ध शहर है, उस पर बम गिराया, फिर अमेरिका के द्वारा ही। उस बम का नाम था फैटमैन। ये लिटिल बॉय और फैटमैन ने जापान की रीढ़ को तोड़ दिया। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। तब तत्कालीन जापान के जो प्रधानमंत्री थे हिरोहितो, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और
एक प्रकार से युद्ध जो समाप्त हुआ, तो युद्ध तो जो चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध वो समाप्त हुआ, लेकिन उस बम से जो प्रभाव जापान पर पड़ा वो आज भी लोग उसको आज भी उस प्रभाव के भुक्तभोगी लोग हैं। तो इसी प्रभाव को कम करने के लिए वहां पे एक संगठन का निर्माण हुआ। वो संगठन है, नाम है उसका हिदोन हिंदान क्यो। उसका नाम क्या है? निहोन हिंदान क्यो। यही लगातार इस संगठन क्या कर रहा है कि पूरे दुनिया में एक ऐसी वकालत कर रहा है जिससे कि फिर से दोबारा परमाणु युद्ध ना हो कहीं दुनिया में, क्योंकि उसका प्रभाव जापान जो समझा है वो बहुत ही भयावह है। तो लगातार उनके प्रयास को जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने देखा है कि किस प्रकार से शांति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए इस बार इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो बेसिकली निहोन हिंदानक्यो क्या है? एक संगठन है। क्या है? एक संगठन है। अब समझ, ये तो हमको पता चल गया कि जापानी संगठन है। किस लिए ये क्यों इसको मिला? क्योंकि ये दुनिया में, पूरे दुनिया में परमाणु बम के युद्ध को क्या करना चाहता है? परमाणु बम के युद्ध को मुक्त करना चाहता है पूरे दुनिया से। तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए इसको मिला। लेकिन नाम याद कैसे रहेगा? देखिए, शांति क्यों, शांति क्यों, बस इतने से याद रखना है। शांति क्यों, तो शांति के क्षेत्र में मिला किसको? क्यों को। देख लीजिए क्यों यहां है, शांति क्यों है ना, शांति क्यों। अब यही याद रहेगा क्यों। मान के चलिए कि कोई भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसके लास्ट में क्यों तो लिखा रहेगा कम से कम, उससे हम पकड़ लेंगे। चलिए अगर याद रह गया तो बहुत अच्छा, निहोन हिंदान क्यों याद रह गया तो बहुत अच्छा, नहीं याद रहता हम क्यों से पकड़ लेंगे। और जापानी संगठन को मिला, ये तो हम लोग पढ़ ही लिए, समझ गए। फिर लास्ट रहा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र जानते हैं सबसे पीछे 1967 ईस्वी से दिया जाने लगा है। और इस बार अर्थशास्त्र जो मिला है वो मिला है कि राष्ट्रों के बीच में समृद्धि में अंतर पर शोध के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस बात का अध्ययन के लिए दिया जाएगा कि संस्थाएं कैसे बनती है और राष्ट्र को कैसे आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाती है। यानी संस्थाएं कैसे बनती है और संस्थाएं कैसे किसी राष्ट्र के बीच की समृद्धि का हिस्सा है। तो इस चीज के लिए अर्थशास्त्र में इस बार मिला है। और किनको मिला है? देखिए, इनको मिला है डारोन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। इसको कैसे याद रखना है? देखिए, हम कहते हैं कि छोड़िए जेम्स को हटाइए, ऐसा लिखिए, रॉबिन्सन एवं जॉनसन को डरना मना है। रॉबिन्सन एवं जॉनसन को डरना मना है। तो रॉबिन्सन मतलब जेम्स रॉबिन्सन, जॉनसन मतलब साइमन जॉनसन, और डरना को थोड़ा देखिए, इसको मॉडिफाई करिए तो डारोन याद आ जाएगा। तो उससे आपका तीनों आंसर निकल जाएगा। आई होप जो लोग भी अभी हमारे साथ बने हुए थे आपने एंजॉय किया होगा इस पूरी क्लास को, और कोई भी ऐसा संदर्भ नहीं बचा होगा जिसको आप समझे नहीं होंगे। निश्चित रूप से अगर इस प्रकार का वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप निश्चित रूप से शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारे एप्लीकेशन का, टेलीग्राम चैनल का, वहां आप जुड़ सकते हैं और एक सिलसिलेवार ढंग से भी हम 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। वहां हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल पर खास करके भी बात कर रहे हैं, वो भी एक्सक्लूसिव वे में। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।